ठीक हैं अच्छे से? ओके, माय नेम इज़ मोमिन एंड आई विल बी टीचिंग ज्योग्राफी सेक्शन. ओके, सो ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कितना ज़रूरी है आंसर राइटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्री तो मैक्सिमम बच्चे तो निकालते हैं, लेकिन मेंस जो असल में रियल एग्ज़ाम है वो निकालना किस तरह होता है, उसके लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है. और कितनी करनी है वो बहुत प्रैक्टिस करनी है. आई थिंक यू शुड प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 5 और 6 मंथ्स. तब जाके आपको आइडिया आएगा कि मुझे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है. क्यों? क्योंकि हम आंसर राइटिंग में बहुत बार गलतियाँ करते हैं कि बहुत चीज़ें हम रिपीट करते हैं और बहुत चीज़ें हम वो लिखते हैं सिर्फ आंसर को भरने के लिए, जबकि वो बहुत बड़ी गलती होती है. बहुत बड़ी गलती होती है वो. अब हर कोई पढ़ता है, हर कोई आप हर किसी के लेक्चर देखते हो यूट्यूब पर और आपको ये भी पता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर सारे लड़के क्यों सिलेक्ट नहीं होते हैं? व्हाट द रीज़न? सो ज्योग्राफी के लिए जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि सर ज्योग्राफी समझ में नहीं आती है, बहुत मुश्किल है. बिल्कुल भी क्या है, उतना क्या है, क्यों नहीं समझ में आएगा? जब आप अपने आप को ये बोलोगे कि मुझे समझ में आएगा, तब जाके आपको समझ में आएगा. अगर आपने पहले ही दिमाग में रखा कि मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर नौज़बिल्ला अगर कोई भी आएगा ना आपको पढ़ाने के लिए, तब भी आपको समझ में नहीं आएगा. तो पहले दिल में ये रखो कि हाँ मुझे समझ में आएगा. क्यों नहीं आएगा? इसमें क्या है कि समझ में नहीं आएगा. अब ये है कि आपको ध्यान देना है. ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहता हूँ और ये बोलना चाहता हूँ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप लोग यहाँ आए हो पढ़ने के लिए, उसके बाद आप घर जाते हो. मैं कहता हूँ कि आप घर मत जाओ, आप लाइब्रेरी जाओ. ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी वहाँ पढ़ते हैं और सालों से वहाँ पर बैठे हुए हैं. तो थोड़ा सा आपको वहाँ से भी एज मिल सकता है कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना. लेकिन साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि बाहर ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं कि जो आपको, फॉर एग्जांपल आपने स्टार्टिंग की, आज पहला टॉपिक आपने स्टार्ट किया, तो आपको बीच में कोई भी चीज़ वो पूछेगा आपसे जो आपको नहीं निकलेगा, मत निकलेगा, तो आप क्या हो जाते हो कि आपको लगता है कि मुझे अब आता ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ. देखो ये चीज़ें हर जगह होती है. आप दिल्ली में जाओ, आप बेंगलोर जाओ, आप कहीं भी जाओ, जैसे कि दिल्ली में सबसे बड़ा मार्केट है इसका, वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं कन्फ्यूज़ करने के लिए. सिमिलरली ये हर सोसाइटी में होती है कि आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए कोई ना कोई बैठेगा. तो इसलिए अपने हिसाब से चलो, जो आपकी मेंटल कैपेसिटी है उसके हिसाब से चलो और आगे आगे जाओ. ठीक है, तो ऐसा ना रखो जहन में कि मुझे उसने सवाल पूछा, अब मुझे नहीं निकला, अब मैं क्या करूँगी या क्या करूँगा. ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो. ठीक है ना, अपने हिसाब से चलो. और मगर सक्सेस के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए आपको. अगर वो है ही नहीं आप में तो फिर क्या फ़ायदा है. ठीक है ना. लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मैं एक सेंटेंस यहाँ पर लिखता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आई ड्रॉ. आई का मतलब है आई इग्नोर गॉसिप्स. गॉसिप्स का मतलब क्या है? लोगों के बारे में. हाँ, वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, उसको इसके साथ क्या है, इसको इसके साथ क्या है, क्यों देखते हो उसके बारे में? जो ही आप ये चीज़ देखते हो ना, वो लड़का क्या कर रहा है, वो लड़की क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, किसको किसके साथ क्या है, आप अपना क्या करते हो कि अपने जहन को ना आप बिजी रखते हो उस चीज़ के लिए. किस चीज़ के लिए? जो आपके लिए ज़रूरी है ही नहीं, है ना. तो इस चीज़ को, अपने दिमाग को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना एक बेवकूफ़ी है. क्यों वहाँ पर जाते हो? ठीक है, तो आई इग्नोर गॉसिप. सबसे पहले मैं अपने इस सिस्टम से, जो सोसाइटी में जो सिस्टम चल रहा है, मैं इससे दूर रहूं, तब जाके मैं कुछ ना कुछ करूंगा. अगर मैं आपको अपने बारे में बोलूँगा, मुझे याद नहीं है कि मेरी कज़न ब्रदर्स कौन है आज, कज़न सिस्टर्स कौन है, क्योंकि मैं सालों से नहीं मिला हूं उनको. द रीज़न बीइंग दैट कि मैं खुद तैयारी करता था. ठीक है ना. तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप कुछ टाइम के लिए थोड़ा दूर रहो, उसके बाद ऑब्वियसली आपका हो जाएगा. अगर आप फिर वही करने लगे, यहाँ से पढ़ रहे हो आप, फिर आप वही करने लगे जिसमें आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपका फिर ऐसा कोई एग्ज़ाम निकलेगा. आप आए हो, एक ही बार पढ़ना होता है, एक ही बार कोचिंग करनी होती है, एक ही बार पढ़ना होता है और अच्छे से पढ़ना होता है, तब जाके आपका ऐसा हो जाएगा. अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है. आई होप कि आप मुझसे बेहतर जानते हो कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है. जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो ना, प्लीज़ डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड. जब मैं दिल्ली में था तो उसके बाद मुझे हैदराबाद जाना पड़ा. उस्मानिया यूनिवर्सिटी में था, 1 साल का प्रोजेक्ट था मेरा. तो वहाँ पर जो मैंने स्टूडेंट्स देखे थे, वो क्या करते थे, वो कभी भी नहीं पढ़ते थे. जो भी वो क्लास में पढ़ते थे ना, क्लास में बाहर वो डिस्कस करते थे आप एक दूसरे के साथ. उससे क्या होता है, उससे आपको किताब बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती. जब आप, फॉर एग्जाम्पल, हम 4 लोग बैठे हुए हैं, मैं कोई क्वेश्चन पुट करता हूँ, दूसरा लड़का मुझे आंसर देता है,
अगर उसको गलत भी होगा ना तो तीसरा लड़का सही आंसर देता है, तो उस बंदे को फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डिस्कशन से क्या होता है, याद रहता है। अगर आप डिस्कस करोगे ना, आप रूम में बैठे हो, 4 लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो या 2 लड़के हैं, जहां पर आप बैठे हो, या आप लाइब्रेरी में हो, फिर आप डिस्कस करते हो ना आप अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर दिक्कत हो जाएगी बार बार पढ़ने से। बार बार पढ़ना ये एक हैक्टिक बन जाता है एक दिन। तो आप क्या करो, अगर आप 4 लड़के बैठे हो, 4 लड़कियां बैठे हो, 2 बैठे हो, तो आप अपने साथ ना डिस्कस करो। इसको आप क्वेश्चन पूछो, ऐसा क्वेश्चन पूछो ताकि उसको ना निकले, वो भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ताकि आपको ना निकले। उससे क्या हो जाता है, आपकी नॉलेज ट्रांसफर होती है उसको और उसकी नॉलेज ट्रांसफर होती है आपको। इससे क्या होता है, इससे आपको काम मेहनत करनी पड़ेगी। ये एक मंत्र है, एक ट्रिक है, फिर आपकी मर्जी है। जब भी आप कोई चीज डिस्कस करते हो उसको अच्छे से रीड करो। क्यों? द रीजन बीइंग दैट इज एवरी लाइन गिव्स द मैसेज। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब भी आप कोई लाइन पढ़ते हो बुक से, किसी बुक, चाहे एनसीईआरटी हो, कोई एथेनिक सोर्स हो या कोई नोट हो, तो जब भी आप कोई लाइन उसे पढ़ते हो, हर किसी लाइन का मैसेज होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पेज, ओके, आपको लगता है ये मोटा पॉइंट है, इसको आप हाईलाइट करते हो, इधर हाईलाइट करते हो, इधर हाईलाइट करते हो और ये वाला हाईलाइट करते हो। आप इस 4 चीज़ों को एक पेज पर हाईलाइट करते हो और यही याद रखते हो। लेकिन जब क्वेश्चन वहां पर आता है, वो यहाँ कहीं यहाँ होता है या तो यहाँ कहीं होगा, आपने हाईलाइट कुछ और किया होता है, लेकिन क्वेश्चन कहीं और से आया हुआ होता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एवरी लाइन गिव्स द मैसेज, और यह आपको हर कोई लाइन अच्छी सी पढ़नी है, ना कि वो हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। देन आफ्टर रीडिंग आस्क योरसेल्फ, हाँ, अपने आप के अंदर देखो कि मुझे कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया। हम कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में, एक होती है ना खरसंस मेहनत होती है ना। देखो वो गधा कितना काम करता है दिन भर, तभी उसको लास्ट में कहते हैं आपने कुछ नहीं किया है। तो मतलब ये है, इसका हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन एट द एंड जब हम सोते हैं तो सोने के टाइम पर हमें याद नहीं होता हमें दिन में क्या पढ़ा है। तो क्या फ़ायदा है उस दिन का, सुबह से बैठना शाम तक, फिर आपको सोते वक्त आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या पढ़ा आज दिन, तो फिर आपने आज दिन ही ज़ाया किया कि नहीं किया? ऑब्वियसली आपने दिन ही ज़ाया किया। तो दिन ज़ाया नहीं करना है। देन जो भी आप ये चीज़ करते हो ना, देन यू राइट, हाँ, तो जो ही आप राइट करोगे ना, यहाँ से ही आपकी राइटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से ही। अगर आप ऐसा करते हैं, आई होप कि, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी कोई भी टॉपिक समझने की, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो पॉलिटी हो, जो भी हो, आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा हर कोई चीज़ समझने की। ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक, मैं आपको ये पहले ही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ेंगे क्या, आप कौन सी बुक लाएंगे, क्योंकि बार बार फिर आप मुझे यही सवाल पूछेंगे, सर हमें कौन सी बुक लानी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि जो बुक्स हैं कि जो बुक्स जो हैं कौन सी बुक्स आप लाएंगे, क्योंकि आपने ऑब्वियसली आपने यूट्यूब से देखा होगा, फेसबुक पर लोग लाइव होते हैं वगैरह वगैरह, अच्छी बात है। लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ कि जब भी आप बुक्स लाएंगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि NCERT जो है ये बहुत ही अच्छे बुक्स हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस इन्हीं बुक से आता है, इसलिए हमें ये बुक्स मिस नहीं करने हैं। हम कहते हैं ना कि नहीं हम वो वाली बुक लाएंगे, ये वाली बुक लाएंगे, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने निकाले होते हैं जो बिल्कुल NCERT की लाइन से निकाली हुई होती है, तो लेकिन हमने बुक पढ़ी होती है, बुक में ऐसी चीज़ कभी नहीं लिखी हुई होती। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि NCERT आप पढ़ो, लेकिन आप पढ़ेंगे ओल्ड वर्जन। ओल्ड वर्जन का मतलब है कि आपको बुक के फॉर्म में नहीं आएगा, या आपको 4th स्टेट के फॉर्म में मिलेगा। कहीं से भी लाओ, किसी बुक सेलर को कहो कि मुझे ला के दे दो, ठीक है। इफ़ यू हैव टू पे द एक्स्ट्रा, पे एक्स्ट्रा, लेकिन बुक्स लाओ। ओके, अगर कोई आपको कोई दिल्ली में है तो आप वहाँ पर आप मंगवा सकते हो, आप ला सकते हो। तो क्या करना है, ये पढ़ना आपको 6th लेके 10th तक, लेकिन ये सिर्फ ओल्ड वाला होगा, ओल्ड वर्जन। नया वर्जन अच्छा नहीं है इसका, ओल्ड वाला लाना, ठीक है। सेकेंड थिंग इज, आप NCERT लाएंगे, लेकिन वो आप लाएंगे 11th एंड 12th, ओके, मगर ये होगा न्यू वर्जन, ना कि ओल्ड, क्योंकि ओल्ड में है ही नहीं। ओके, 6th 10th ओल्ड वर्जन और फिर 11th और 12th न्यू वर्जन। 6th to 10th आप कितने बुक्स लाएंगे? 6th 7th 8th 9th 10th हो गई 5 बुक्स, लेकिन जो 11th 12th की हैं, यहां पर भी 2 हैं, यहां पर भी 2 हैं, टोटल कितनी हो गई? 4, ठीक है ना। जो ये वाले 2 हैं, ये है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी।
और जो ये वाले दो हैं, एक है पॉपुलेशन के बारे में, दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में। ये दोनों आपको लाने हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन यहां से भी आते हैं, मेन से यहां से क्वेश्चन आते हैं, यहां से मेन से क्वेश्चन आते हैं। मेन का क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, प्री का क्वेश्चन कहीं से भी आएगा, ठीक है ना, क्योंकि आजकल क्वेश्चन आते हैं कल्चर के बारे में, आजकल क्वेश्चन आता है माइग्रेशन के बारे में, आजकल क्वेश्चन आता है क्लाइमेटिक चेंज के बारे में, आजकल क्वेश्चन आता है सेटलमेंट के बारे में। तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपको यहां से नहीं निकलेगा, ना तो यहां से निकलेगा, ये आपको इन दो वाले बुक से निकलेगा। इसलिए आपको चारों के चारों बुक्स आपको लानी ही लानी है ना। ओके, देन गो फॉर जीसी लियोंग। ओके, सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। आप उसको ये नाम नहीं बोलना, आप उसको सीधे बोलना कि सर ज्योग्राफी की बुक चाहे जो जीसी लियोंग की है। हाँ, गो टू लियोंग। देन गो फॉर इंडियन ज्योग्राफी। देयर आर टू ऑथर्स, वन इज by Majid Hussain and second is by Dr. Khuller. I recommend this one, but it should be new version, okay, not the old version. I recommend this one क्योंकि क्वेश्चन स्ट्रेट यहां से ही आते हैं। डॉक्टर खुलर, खुलर, KHULLAR, डॉक्टर खुलर। ओके, देन अगर आपको, जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़ना है क्लाइमेटोलॉजी। क्या पढ़ना है? वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार पीटी में इस बार एक क्वेश्चन आया है इस साल, हमें पढ़नी है जियोमॉर्फोलॉजी। हमें पढ़नी है ओशनोग्राफी। ये सारे के सारे बुक्स दे आर रिटन बाय डॉक्टर सविंद्र सिंह। मगर ये नहीं बोलें कि सर क्या ये एक ही बुक है, नहीं, एक ही बुक नहीं है, ये अलग अलग है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ठीक है। डॉक्टर सविंद्र सिंह ने अलग अलग बुक्स लिखी हैं, उसने एक ही बुक भी लिखी है जिसमें ये सारा आता है, बट आई डोंट रिकमेंड द पर्टिकुलर और सिंगल बुक। सिंगल बुक नहीं, अलग अलग बुक। क्लाइमेटोलॉजी बाय डॉक्टर सविंद्र सिंह, जियोमॉर्फोलॉजी बाय डॉक्टर सविंद्र सिंह, एंड देन ओशनोग्राफी बाय डॉक्टर सविंद्र सिंह। ओके, इतने बुक्स आपके पास होने चाहिए, लेकिन दो चीजें और होनी चाहिए। एक होना चाहिए आपके पास स्कूल एटलस, स्कूल एटलस, आई मीन से एटलस बाय ऑरेंट ब्लैक स्वैन। आई डोंट रिकमेंड ऑक्सफोर्ड। एंड सेकेंड थिंग इज एंड द लास्ट थिंग इज मैगजीन। ओके, मैगजीन कौन सा है? दैट इज ज्योग्राफी एंड यू, ठीक है भाई। दिस इज अ मैगजीन पर्टिकुलरली फॉर ज्योग्राफी सब्जेक्ट। ये चीज़ जो है, ये चीज़ आपको लानी ही पड़ेगी, क्योंकि करंट के क्वेश्चन जब आते हैं तो वो आपको इससे आपको सप्लीमेंट हो जाएगा जब आप लाओगे ज्योग्राफी थ्रू ज्योग्राफी एंड यू। ओके, और एटलस जो है, एटलस ये है, नया एडिशन आया है, 8th एडिशन, ठीक है। ये आप सारे लाएंगे कल से। क्यों? क्योंकि मैं स्टार्ट करता हूँ विथ इंडियन ज्योग्राफी, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के साथ साथ ही मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसको हम यूजुअली यहाँ पर कहते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, जबकि वो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ही नहीं। जो ये है, ये इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता चलेगा, बट दैट इज नॉट वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी ये है क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी एंड ओशनोग्राफी, ठीक है ना। यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और याद रखना, जब भी आपको क्वेश्चन आते हैं पेपर में आपको क्वेश्चन आते हैं, दो सब्जेक्ट्स के मिले हुए क्वेश्चन होते हैं, एक ज्योग्राफी का और दूसरा क्वेश्चन जब आपको आता है ज्योग्राफी के साथ, वो आता है इन्वायरमेंटल साइंस का। तो इन दोनों सब्जेक्ट से मिला के क्वेश्चन बनते हैं कहां पर? मेंस में, ठीक है ना। तो मेंस का खास ख्याल रखना, जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो सप्लीमेंट साथ साथ करना इन्वायरमेंटल साइंस का भी, क्योंकि क्वेश्चंस और इसी क्वेश्चंस मिलके आते हैं, है ना। कभी कभार ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कभी कभार क्लाइमेटोलॉजी इन्वायरमेंटल साइंस के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्वायरमेंटल साइंस के आजकल, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में ज़्यादा चेंज होती हैं, इसलिए इन्वायरमेंटल साइंस में ज़्यादा क्वेश्चंस पुट होते हैं। पॉलिटी में ज़्यादा चेंज होते हैं, इसलिए पॉलिटी में ज़्यादा चेंज होती हैं। ज्योग्राफी में ज़्यादा चेंज नहीं होती, इसलिए आजकल ज्योग्राफी में आप कम क्वेश्चन देखते हो। जैसे कि रिसेंटली आप प्री का अगर आप पेपर निकालेंगे तो उसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन आए थे, किसमें?
ज्योग्राफी में, उसमें 2-3 रिवर्स का आया था और एक आया था क्लाइमेटोलॉजी का, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पहले समझना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ सिलेबस। अगर आपको सिलेबस के बारे में पता नहीं है ना तो आप क्या पढ़ेंगे, आप क्या पढ़ेंगे? क्योंकि बहुत सारे लड़के ऐसे करते हैं, ऐसे ही पढ़ते हैं, रफली रैंडमली पढ़ते हैं। बस रैंडमली नहीं पढ़ना है, पहले आप अपने सिलेबस को देखो। सिलेबस देखो कि आज हम कौन सा पेपर स्टार्ट कर रहे हैं, ज्योग्राफी किस पेपर में है, क्या पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में कि पेपर 4 में, किस वाले पेपर में, ये पता होना चाहिए ना। ये पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का सवाल भी बनता है। लोकल एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बोलते हैं कि ये वाला पार्ट जो है ये कौन सा सब्जेक्ट है, सर ये फलानी सब्जेक्ट है, ये किस पेपर में है, हमें पता ही नहीं होता है किस पेपर में। हमने ऐसे ही पढ़ा हुआ होता है, सारे टॉपिक्स हमें मिले जुड़ा के पढ़ा हुआ होता है, लेकिन हमें असली पता ही नहीं किस पेपर में है ये, ठीक है ना। तो इसलिए प्लीज़ इसको जितना आपको समझ में आ जाएगा सिलेबस, उतना ही जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना है। इन केस अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप 2 साल के बदले 10 साल भी देंगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर हो जाएगा। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। आप में ही ऐसे लड़के होते हैं जो क्वालिफाई करते हैं। ऐसे यहाँ बैठा हुआ होता है, मुझे नहीं पता कि इस साल कौन निकलेगा, वो भी आप में से कोई ना कोई होगा, ठीक है ना। लेकिन वो मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो आप डिसाइड करेंगे, है कि नहीं है। तो कौन कितना पढ़ेगा उसको ऑब्वियसली उसी के हिसाब से मेहनत करनी है। तो शैल आई स्टार्ट? कोई और तो कुछ नहीं पूछना है किताब के बारे में, कुछ स्ट्रेटजी के बारे में, बाकी क्लियर? ओके, नाउ आई शैल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। क्योंकि बहुत सारे आप में ऐसे हैं जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी भी होगी थोड़ी बहुत या अच्छी पढ़ी होगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो पहली बार ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, है कि नहीं। तो इसलिए मैं स्टार्ट करता हूं फ्रॉम द बेसिक, फ्रॉम द जीरो अप टू जो भी मेरी लेवल होगी उसी के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से वो 100% होगा। तो एटलस आप यही वाला सारे लाएंगे। इन केस अगर आप कहते हो कि सर मैंने एटलस लाया है लेकिन आई हैव अनदर वन इज ऑक्सफोर्ड, तो मैं नहीं प्रेफर करूंगा आप कुछ और लाएंगे। मैं क्यों वो नहीं कहता हूं आप वो लाएं, क्योंकि उसमें बहुत सारे एरर्स हैं। उन एरर्स की बुनियाद पर मैं कहता हूं कि एरर्स इसमें भी हैं, वो मैं आपको बोलूंगा कहाँ का एरर है, लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा एरर मिलते हैं, इसलिए मैं वो रिकमेंड नहीं करता हूं। इसलिए मैं ऑरेंज ब्लैक स्वेन रिकमेंड करता हूं। अगर किसी के पास वो ही है, अब नया नहीं लाना चाहता है तो ओके, लेकिन फिर जो गलतियां होगी वो आपको वहां पर मार्क करना होगा अकॉर्डिंगली। अगर किसी ने नहीं लाया है ना, इन केस नहीं लाया, तो आप प्लीज ये वाला ही लाएंगे। ओके, नाउ आई शैल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक, दैट इज फ्रॉम द सब्जेक्ट इटसेल्फ, दैट इज ज्योग्राफी। ओके, that is geography. So please pay the attention, क्योंकि there are surprise tests. आप पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूं, लेकिन मे बी क्लास के बाद टेस्ट होगा, मे बी आज भी हो सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट, है ना। ऐसे रैंडम टेस्ट कभी भी हो सकता है। सो इट्स अ हिंट फॉर यू पीपल। सो ज्योग्राफी जो है, जो ही हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट को देखते हैं तो हमें रूट मीनिंग अगर हम देखते हैं तो हमें कहां से निकलता है, ये एक ग्रीक लैंग्वेज है। इट्स अ ग्रीक लैंग्वेज। ओके, ग्रीक लैंग्वेज क्या है? एक वर्ड है दैट्स कॉल्ड जियो, सेकेंड वर्ड इज ग्रेफॉस। सम बुक्स राइट ग्रेफीन। ओके, दोनों, क्योंकि एनसीईआरटी जो है ये लिखती है ग्रेफॉस, GRAPHOS, बट सम बुक्स राइट ग्रेफीन। ओके, सो ये दोनों का मतलब सेम ही है। जियो का मतलब है अर्थ एंड ग्रेफॉस का मतलब है डिस्क्रिप्शन। राइट, कीप राइटिंग प्लीज। लिखा? ओके, अब हम देखते हैं कि अगर हम ज्योग्राफी को अब डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो कौन सा सेंटेंस हम यूज करेंगे, उससे हम क्या करेंगे, उससे हम मान सकते हैं कि हाँ ये ज्योग्राफी की पूरी डिफिनेशन है ना। तो हम कहते हैं
कि अगर ये ग्रीक लैंग्वेज है, जियो मतलब है अर्थ और ग्राफास या ग्राफीन का मतलब है डिस्क्रिप्शन, तो हम कहते हैं इसका मतलब है डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, है ना, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। या हम कहते हैं कि जमीन पर हमेशा लोग यहां पर बैठे हुए थे, पहले से ही लोग इसी जमीन पर बैठे थे। क्या कहीं और कोई प्लेनेट था जिस पर लोग थे? ना, पहले से ही यहां पर बैठे हुए थे, तो इसलिए हम कहते हैं ये अबोर्ड है, अबोर्ड ऑफ मैन है ये, ठीक है भाई। यानी ये अबोर्ड का मतलब है होम, अबोर्ड का मतलब है हाउस, घर, किसका? इंसान का। इसलिए जोग्राफर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं, इसलिए जो जोग्राफर्स जो हैं वो प्रेफर करते हैं, क्या प्रेफर करते हैं? वो कहते हैं इट इज अबोर्ड ऑफ मैन। हाँ, हर कोई जोग्राफर यही प्रेफर करता है कि हम अगर जोग्राफी को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे? हम कहते हैं कि इट्स अबोर्ड ऑफ मैन। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? इजी इंट्रोडक्शन, वेरी इजी। ओके, तो हम कहते हैं कि जो ये ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट जो है ये क्या करता है? अगर आप में से कितने लोग जो हैं जिनका पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड है? पॉलिटिकल साइंस, मैं सवाल नहीं पूछने वाला हूं, यूं ही ऐसे पूछ रहा हूं। आपने हीगल का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, उसने वो कॉन्सेप्ट दिया है थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, पढ़ा होगा ना? तो देखो क्या है कि जो ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट जो है, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट जो है, इसका जो डाटा है, डाटा मतलब इंफॉर्मेशन जो है, ये डिराइव करती है, ज्योग्राफी डिराइव्स डाटा फ्रॉम व्हाट? ज्योग्राफी डिराइव्स डाटा फ्रॉम व्हाट? थोड़ा एडजस्ट करो। ज्योग्राफी डिराइव्स डाटा फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंसेस। याद रखना, ज्योग्राफी जो है ये डिराइव करती है डाटा फ्रॉम ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, और फिर उसके बाद क्या करता है? उसके बाद अटेम्प्ट करता है देयर सिंथेसिस। क्या करता है? एंड अटेम्प्ट्स देयर सिंथेसिस। अब मैं यहां पर बोलता हूं ये सिंथेसिस है क्या? जब कोई थ्योरी आती है सबसे पहले उसको हम कहते हैं थीसिस। क्या कहते हैं? थीसिस। जब नई थ्योरी आती है, इसको निगेट करने के लिए, इसको रिजेक्ट करने के लिए, मैंने कोई थ्योरी दी किसी भी बारे में, किसी चीज के बारे में मैंने कोई थ्योरी दी, लेकिन फिर आप लोगों ने दूसरी थ्योरी निकाली मुझे क्रिटिसिज्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं किसी चीज को प्रूव करने के लिए फेल हो रहा हूं, तो मैंने कोई थ्योरी दी, होगी थीसिस। लेकिन आपने कोई और थ्योरी दी इसको निगेट करने के लिए, उसको हम कहते हैं एंटीथीसिस। जो ही यहां कोई चीज आती है ये इसके खिलाफ आती है, कोई चीज आती है इसके खिलाफ आती है, तो उसके बाद कुछ अच्छा निकलता है ना? कोई चीज आई, उसे कोई चीज खिलाफ आ गई, जो ही कोई चीज खिलाफ आ गई कोई चीज अच्छी निकलती है, अच्छी जो निकलती है उसको हम कहते हैं सिंथेसिस। तो वही चीज हम देखते हैं, जो ज्योग्राफी जो है ये डिराइव करती है डाटा फ्रॉम ऑल नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, और उनमें जो थीसिस आई हैं, एंटीथीसिस आई हैं, फिर उसके बाद जो अच्छी चीज निकली वही अच्छी चीज ज्योग्राफी ने अपने पास रखी है, उसी को हम कहते हैं इसने डिराइव किया है ऑल सिंथेसिस। मगर कहां से? नेचुरल साइंस से और सोशल साइंस से। नेचुरल साइंस आई मीन से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह, और सोशल साइंस मतलब इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वगैरह वगैरह वगैरह। यहां तक क्लियर सबको? ओके। अब क्या हर जगह सेम लैंड होती है? सेम टाइप ऑफ लैंड होती है? क्या हर जगह सेम कल्चर होता है? हां, तो हम ये समझते हैं कि देयर आर नंबर ऑफ फिनोमेना विच आर सिमिलर, देयर आर नंबर ऑफ फिनोमेना विच आर नॉट सिमिलर, दे आर डिफरेंट। यानी नंबर ऑफ फिनोमेना है, या तो वो सिमिलर भी हो सकते हैं या तो नॉट सिमिलर होते हैं। यानी देयर आर सिमिलरिटीज एंड देयर कैन नॉट बी द सिमिलरिटीज, है ना? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कंट्री ए है और प्लेस बी है, ए है, यहां पर एक प्लेस बी, ओके, एनी प्लेस ऑन द अर्थ, सो प्लेस ए एंड प्लेस बी। फॉर एग्जाम्पल, जो यहां की टोपोग्राफी होगी, टोपोग्राफी का मतलब है लैंड फीचर्स, जो यहां का होगा,
और जो यहां की टोपोग्राफी होगी, है ना, जो यहां की टोपोग्राफी होगी, या मैं कह सकता हूं जो यहां का कल्चर होगा, जो यहां का कल्चर होगा, इट कैन बी सिमिलर और इट कैन नॉट बी सिमिलर। उस चीज को हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। अगर आपको क्वेश्चन यही आएगा व्हाट्स एरियल डिफरेंशिएशन, सो आप लिखेंगे कि देयर आर सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी बिटवीन टोपोग्राफिकल एंड कल्चरल वेरिएशंस। सो आप लिख सकते हैं दिस इज कॉल्ड AERIAL, एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा है? हाँ जी, रिपीट। ओके, एरियल डिफरेंशिएशन का मतलब है अगर कोई भी प्लेस, कोई भी कंट्री, कोई भी एरिया किसी जगह का है और दूसरी जगह हम दूसरी चीज देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर इज प्लेस ए, देयर इज प्लेस बी। ओके, प्लेस ए में जो टोपोग्राफी है और प्लेस बी में जो टोपोग्राफी है, प्लेस ए में जो कल्चर है और प्लेस बी में जो कल्चर है, सो कभी कभार टोपोग्राफी यहां ए का और टोपोग्राफी बी का सिमिलर हो सकता है। कभी कभार क्या हो सकता है कि कल्चर यहां ए का और कल्चर बी का सेम हो सकता है, मगर कभी कभार टोपोग्राफी ए और टोपोग्राफी बी नहीं मिलती है, कभी कभार कल्चर ए और कल्चर बी नहीं मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी डिफरेंसेस को या उसी सिमिलरिटी को, दोनों को, सिमिलरिटी हो या डिफरेंसेस हो, दोनों को हम क्या कहते हैं, दोनों को हम कहते हैं एरियल डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको ऐसे भी समझा सकता हूं, ज्योग्राफर्स जो हैं वो सिर्फ ये डिफरेंसेस नहीं देखते हैं कि फॉर एग्जाम्पल जो ज्योग्राफर्स हैं वो सिर्फ यही एक चीज वेरिएशन नहीं देखती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं क्रॉपिंग पैटर्न, क्या है क्रॉपिंग पैटर्न प्लेस ए पर एक है, क्रॉपिंग पैटर्न प्लेस बी पर अलग है। समझ में आ रहा है? क्रॉपिंग पैटर्न प्लेस ए पर अलग है, क्रॉपिंग पैटर्न प्लेस बी पर अलग है। क्या हम ज्योग्राफर्स इतना ही स्टडी करते हैं यहां पर क्रॉपिंग पैटर्न ए है और यहां पर क्रॉपिंग पैटर्न बी है? नहीं, बल्कि हम वो चीज ही पढ़ते हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है। क्या आप मुझे बोल सकते हैं एसोसिएटेड क्या है? एग्जैक्टली। देखो भाई, यहां का क्रॉपिंग पैटर्न अलग है, यहां का क्रॉपिंग पैटर्न अलग है। ज्योग्राफर सिर्फ इतना ही स्टडी नहीं करते हैं कि यहां का क्रॉपिंग पैटर्न ए है, यहां का क्रॉपिंग पैटर्न बी है, ना, बल्कि जो इसके साथ और भी फैक्टर्स हैं, एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहां की सॉइल अलग हो सकती है, यहां की सॉइल अलग हो सकती है, इसलिए यहां में डिफरेंसेस हैं क्रॉपिंग पैटर्न में। फॉर एग्जांपल यहां का क्लाइमेट अलग है ना, यहां का क्लाइमेट अलग है, इसलिए क्रॉपिंग पैटर्न में। फॉर एग्जाम्पल जो पंजाब में इस वक्त फसल ग्रो होती है, क्या वही फसल कश्मीर में भी ग्रो होती है इस वक्त? ये क्यों नहीं है? डिफरेंस इन व्हाट? सॉइल। डिफरेंस इन व्हाट? है कि नहीं? हम ये भी कह सकते हैं ना, एज पर डिमांड ऑफ मार्केट। पंजाब का मार्केट अलग है, वैली का मार्केट अलग है, यहां के लोग क्या खाते हैं ऑब्वियसली वही चीज प्रोड्यूस हो जाएगी, वहां के लोग क्या खाते हैं, क्या कंज्यूम करते हैं, ऑब्वियसली वही प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? तो इसलिए हम कहते हैं सॉइल में भी वेरिएशंस हैं, हाँ, क्लाइमेट भी वेरिएशंस हैं, डिमांड ऑफ द मार्केट में वेरिएशंस हैं, या कैपेसिटी ऑफ फार्मर जो है उसकी कैपेसिटी, वहां के फार्मर्स की कैपेसिटी क्या है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। यहां के कैपेसिटी ऑफ फार्मर्स क्या है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये हिसाब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ज्योग्राफर सिर्फ स्टडी एक चीज नहीं करती है कि वहां और यहां में वेरिएशंस हैं, बल्कि हम एसोसिएटेड फैक्टर जो हैं वो भी स्टडी करते हैं, जिसे मैंने आपको सॉइल बोला, जिसे मैंने आपको क्लाइमेट बोला, जिसे मैंने आपको डिमांड ऑफ द मार्केट बोला, जिसे मैंने आपको कैपेसिटी ऑफ फार्मर बोला इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम ये सारी चीज स्टडी करते हैं, ना कि एक ही चीज स्टडी करते हैं। हाँ, पंजाब में एक चीज ग्रो होती है, केरला में दूसरी चीज ग्रो होती है, सिर्फ हम इस क्रॉपिंग पैटर्न में वेरिएशंस देखते हैं ना, बल्कि इसके साथ जो और एसोसिएटेड फैक्टर्स हैं, हाँ, क्यों क्रॉपिंग पैटर्न में डिफरेंसेस हैं, वो भी हम पढ़ते हैं। जो मैंने आपको यहां पर लिस्ट बताई वो चीजें हम सारे पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। यहां तक क्लियर? पक्का? फॉर एग्जाम्पल आगे मैं बताता हूं, यहां तक सबको क्लियर कि नहीं? कोई चीज हम कहते हैं, अगर हमें कल क्वेश्चन आ सकता है कि ज्योग्राफी का कंसर्न असल में क्या है, तो आपको ये लिखना है कि इसका कंसर्न है कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन any two phenomena. So you can write a sentence. The concern of geography is to find out
the casual relationships between any two phenomena. Casual relationships between any two phenomena. ओके तो हम देखते हैं कि जो ग्रीक्स जो हैं, ग्रीक्स को माना जाता है दे आर सपोज टू बी द फर्स्ट जोग्राफर्स ऑफ द वर्ल्ड. याद रखना, यानी इसका मतलब है अगर दुनिया में कहीं पहले जोग्राफर्स थे वो कहां के थे? ग्रीस के थे. तो हम कहते हैं ग्रीक्स आर सपोज टू बी द फर्स्ट जोग्राफर्स ऑफ वर्ल्ड. यानी दुनिया में अगर सबसे पहले कहीं पर स्कॉलर्स निकले हैं रिगार्डिंग ज्योग्राफी, वो कहां के थे? वो ग्रीक्स के थे. ठीक है ना. तो मैं आपको कुछ स्कॉलर्स का नाम बताऊंगा. फॉर एग्जाम्पल हिकैटस या थियोफेरेस्टस, उनको हम कहते हैं अर्ली जोग्राफर्स. क्या कहते हैं? अर्ली जोग्राफर्स. याद रखना, हिकैटस एंड थियोफेरेस्टस जो हैं दे आर नोन एज अर्ली जोग्राफर्स. मगर जो थियोफेरेस्टस जो है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड हिमसेल्फ एज अ जोग्राफर. बात समझ में आ रही है? थियोफेरेस्टस पहला बंदा था जिसने अपने आप को कहा कि मैं जोग्राफर हूं. तो आप लिख सकते हैं थियोफेरेस्टस जो हैं call himself as a first geographer. ये अर्ली स्कॉलर्स हैं रिगार्डिंग ज्योग्राफी, साइंटिस्ट आई मीन से. लेकिन आपको ये भी याद रखना है, जो ये ज्योग्राफी वर्ड जो है, ना तो ये हिकैटस ने दिया, जो ये ज्योग्राफी वर्ड है, ना तो ये थियोफेरेस्टस ने कहा. अगर ये कहा तो इट वाज द पर्सन बाय द नेम एरिस्टोस्थीन्स. एरिस्टोस्थीन्स. याद रखें, ERASTOSTHENES. एरिस्टोस्थीन्स. एरिस्टोस्थीन्स जो हैं, यही वो बंदा है जिसने ही कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी. समझ में आ रहा है? लिखो, कीप राइटिंग कंटिन्यूअसली. क्या बोला उसने? शाबाश. जो एरिस्टोस्थीन्स जो हैं, ही इज द पर्सन, ही कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी. यानी कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी. क्योंकि मैं यहां पर ज्योग्राफी वर्ड लिखता हूं तो ये उसी बंदे ने दी है, इसलिए इन्वर्टेड कामाज में. सो यही आपको खास क्या रखना है आंसर राइटिंग में भी, कि मैं कौन सी लाइन को मैं अंडरलाइन करूं, कौन सी लाइन को इन्वर्टेड कामाज में रखूं. तो जो ही आपको ऐसी चीजें नजर आएंगे, आपको ये लिखना होगा एरिस्टोस्थीन जो हैं, आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो. कॉइन्ड द वर्ड ज्योग्राफी. जो ही आप ये वर्ड लिखोगे, ज्योग्राफी तो आप हर जगह लिखते हो, लेकिन जो ही आप यहां पर ज्योग्राफी लिखोगे, क्योंकि ये उसी की टर्म है, तो आप इसको इन्वर्टेड कामाज में लिखेंगे. और उसने कैसे डिफाइन किया ज्योग्राफी को, एज ए सब्जेक्ट जो है इसको कैसे डिफाइन किया. सो यू कैन राइट, क्या लिखा आपने? एरिस्टोस्थीन्स coined the word geography and defined it as the study of earth as a home of man. Study of earth as a home of man. यानी अगर हम एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मोमिन, आपको मेरे बारे में पढ़ना है, तो आप मेरे बारे में क्या पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि मेरी अपीयरेंस कैसी है, ओके, मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या नहीं किया है, मेरी प्रॉपर्टी कितनी है, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, मैंने क्या कहाँ पर क्या किया है, ओके, तो मेरी बैंक बैलेंस क्या है, वगैरह वगैरह. ये आप सारे मेरे बारे में पढ़ेंगे, यही है ना. लेकिन एरिस्टोस्थीन्स ने भी यही चीज़ कहा कि जिस तरह हमें एक इंसान के बारे में सब कुछ नज़र होती है, सब कुछ हम जानते हैं, इसी तरह हमें अर्थ के बारे में भी हर कोई चीज़ जाननी है. फॉर एग्जांपल, कहाँ पर प्लेट्यूज़ हैं, कहाँ पर माउंटेन्स हैं, कहाँ पर रिवर्स हैं, क्यों वहाँ पर रिवर्स हैं, क्यों वहाँ पर रिवर्स नहीं है. ओके, फॉर एग्जांपल उसने कहा कि इसको हम स्टडी करना होता है एज अ होम ऑफ मैन, है ना. किसको? ज्योग्राफी को. फॉर एग्जाम्पल हर किसी इंसान के बारे में हमें पता होता है, अच्छा हम साइंस खबर सर सुना सा, लेकिन अपने बारे में हमें पता नहीं होती है. तो
तो मैं कहता हूं जिस तरह हम किसी दूसरे बंदे के बारे में हर कोई खबर रखते हैं, उसी तरह आपको ज्योग्राफी के बारे में हर किसी फिजिकल फीचर के बारे में आपको नजर रखनी है, यानी खबर रखनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर माउंटेन्स के बारे में पूछा जाएगा कि माउंटेन्स कहाँ पर हैं, माउंटेन्स क्या है, क्यों वहां पर माउंटेन्स है, यहां पर माउंटेन्स क्यों नहीं है, जहां पर आप बैठे हो यहां पर माउंटेन है मत है, जो ही आप बाहर निकलते हो तो आपको माउंटेन दिख रहे हैं, तो वो माउंटेन वहां पर क्यों है, यहां पर क्यों नहीं है, उस माउंटेन में क्या कंपोजिशन है, और यहां पर जहां पर मैं बैठा हूं यहां की कंपोजिशन क्या है। तो हर किसी चीज के बारे में आपको नजर रखनी है। माउंटेन्स के बारे में आपको देखना है, प्लेट्यूज के बारे में आपको देखना है, ओके, आइलैंड्स के बारे में आपको देखना है, ओके, वॉल्केनोज के बारे में आपको देखना है ना, आपको सीज के बारे में देखना है, ओशंस के बारे में देखना है, रिवर्स के बारे में देखना है, लेक्स के बारे में देखना है, एक्सेट्रा। हर किसी फिजिकल फीचर के बारे में आपको जानना है। ठीक, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब माउंटेन क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, ओशन क्या होते हैं, या कॉन्टिनेंट्स क्या होते हैं, वगैरह वगैरह, ये हम आगे आके डिस्कस सारे करेंगे। ठीक है ना, डिफरेंसेस देखिए। अगर आपको कोई कल क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज एन ओशन एंड व्हाट इज अ सी, so how can you classify? शाबाश। आप अपने आप को कह रहे हो या मुझे कह रहे हैं? ठीक है, शाबाश। ओशन और सी का मतलब लार्ज वाटर बॉडीज। सो अगर मैं यहां पर और एक टर्म लिखूं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने अभी लिखा आइलैंड, जैसे कि अभी मैंने लिखा फॉर एग्जांपल कॉन्टिनेंट्स, तो आप इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? स्मॉल, मैं आपका ही लिखता हूं। आपने कहा कि ये लैंड मास होती है, ओके, सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। आपने ऑस्ट्रेलिया देखा है, हाँ, ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो स्मॉल, इज अ पीस ऑफ लैंड and surrounded by water on all sides, but we never call Australia as an island, we call it as a continent. So ये लार्ज है। तो असल में अगर आपको हायर लेवल पर अगर आपको डिफरेंस बतानी होगी तो आप उस लैंड मास को कहोगे कॉन्टिनेंट। नो डाउट कॉन्टिनेंट का मतलब है लार्ज लैंड मास, मगर अगर आपको थोड़ा सा और डीप में जाना होगा, ए लैंड मास separated by an ocean, उसी को हम कहते हैं कॉन्टिनेंट। दैट्स ओके कि आप कहते हो कि लैंड मास जो बहुत बड़ी होती है कि उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट, लेकिन जगह अगर आपको और डीप में जाना होगा, अगर आपको इंटरव्यू और मुश्किल सवाल पूछेगा तो आपका आंसर होना चाहिए इट्स अ लैंड मास दैट इज सेपरेटेड बाय एन ओशन, ना कि सी, ना कि वाटर बॉडी, बल्कि ओशन। ओशन इज वर्ड हियर। समझ में आ रहा है? अब हम देखते हैं जो ज्योग्राफी का स्कोप और ज्योग्राफी को अलग करना हिस्ट्री से, दिस इज द कंट्रीब्यूशन गिवन बाय शाबाश, मैं रिपीट करता हूं, डिफाइनिंग या डिफिनेशन ऑफ या डिफाइनिंग स्कोप आप लिख सकते हो, डिफाइनिंग स्कोप ऑफ ज्योग्राफी एंड separating it from history. The credit goes to whom? ज्योग्राफी का स्कोप डिफाइन करना और उसके बाद ज्योग्राफी को अलग करना किससे? हिस्ट्री से। इसका क्रेडिट किसको जाता है? शाबाश, आप जी ना, आइजैक न्यूटन है? No idea. So the scope of defining geography and separating it from history, this credit goes to Kant, Immanuel Kant. याद रखना, Kant. ठीक है ना? कांट को ये क्रेडिट जाता है कि
स्कोप करना, डिफाइन करना स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, प्लस इसको सेपरेट करना किससे। लेकिन उसे साथ में और एक चीज बताई, उसने कहा कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री जो है और जो ज्योग्राफी जो है, ये किसे कहा, कांट ने। क्या कहा उसने, हिस्ट्री जो है इट इज क्रोनोलॉजी, क्या है, क्रोनोलॉजिकल साइंस, क्या कहते हैं इसको, क्रोनोलॉजिकल साइंस। और इसको कहा कांट ने कोरोलॉजिकल साइंस। आपको डिफरेंस लगती है इसमें, हाँ, इट इज क्रोनोलॉजी, इट इज कोरो। आपको नहीं, जरा बंद करो, उनको नहीं दिख रहा है ना, आपने दरवाजा खुल के रखा। ओके, आप क्लियर, ओके, मैं दिख रहा हूं। चलो, कांट ने क्या कहा, पहली चीज डिफाइन किया स्कोप ऑफ ज्योग्राफी, लेकिन साथ साथ में उसने क्या किया, ज्योग्राफी को अलग किया, किससे, लेकिन साथ साथ में और इसने क्या किया, उसने बोला कि हिस्ट्री जो है इट इज क्रोनोलॉजिकल साइंस, लेकिन इसको कहा इट इज कोरोलॉजिकल साइंस। सो देयर लाइज ए डिफरेंस। डिफरेंस क्या है, उसने कहा कि जो क्रोनोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है इवेंट्स वन आफ्टर अनदर। फॉर एग्जाम्पल, जो पहला कोई बच्चा यहां पर आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा आया, उसके बाद चौथा आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मुगल डायनास्टी की बात करूं, पहले बाबर आया, उसके बाद हुमायूं के बाद अकबर के बाद उसकी बीवी नहीं आई थी, उसके बाद, हाँ, चलो, इसका मतलब है कि पहले एक आया, उसके बाद दूसरा आया, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद पांचवा आया। या पहले हम कहते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये कहते हैं ना हम, उसी को हम कहते हैं इवेंट्स वन आफ्टर अनदर। पहले आज ये हुआ, आज ये क्लास हुई, दूसरे दिन ये वाली क्लास हुई, तीसरे दिन ये वाली क्लास हुई, तो इसको हम कहते हैं इवेंट्स वन आफ्टर अनदर। तो लेकिन जो कोरोलॉजिकल साइंस जो है, जिसको हम कहते हैं एज अ ज्योग्राफी, जो इमैनुअल कांट ने ही कहा, उसने कहा कि इसका मतलब है यूनिट्स ऑफ अर्थ सरफेस। क्या, यूनिट्स ऑफ अर्थ सरफेस। ये यूनिट्स ऑफ अर्थ सरफेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यही, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, ओके, वॉल्केनोज, आइलैंड्स, कॉन्टिनेंट्स, जो भी आप देखते हो, पीक्स, ये सारे जो हैं उसी को हम कहते हैं कोरोलॉजी, एंड दिस इज क्रोनोलॉजी। अब हम देखते हैं कि हमने पहली डेफिनेशन देखी, पहली डेफिनेशन हमने देखी एरिस्टोस्थेनेस की। उसने क्या बोला, शाबाश, एज अ स्टडी ऑफ अर्थ, एज अ होम ऑफ मैन, और उसी को हम कहते हैं फादर ऑफ ज्योग्राफी। सो आप कॉर्नर में कहीं लिख सकते हो, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। और पता है ये डेफिनेशन उसने कब बताई थी, 3rd सेंचुरी में, उसने डेफिनेशन बताई थी 3rd, ही इज नोन एज फादर ऑफ ज्योग्राफी। उसके बाद और भी बहुत सारे मॉडर्न साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन बताई। फॉर एग्जाम्पल, एज पर एक तो हमने लिखा एरिस्टोस्थेनेस, दूसरा हम लिखते हैं हार्टशोन, ओके, हार्टशोन ने क्या कहा, सो यू कैन राइट अकॉर्डिंग टू हार्टशोन, एज पर हार्टशोन ने क्या कहा, ज्योग्राफी इज concerned to provide accurately, orderly and rational description and interpretation of Earth's surface। तो 3 वर्ड्स आपको याद रखने, एक एक्यूरेटली, ऑर्डरली और रैशनल डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन जो है, ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने। कभी कभार क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वेयर नॉट यूज्ड बाय हार्टशोन इन हिज डेफिनेशन। क्या क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स were not used by
हार्टशोन, तो वहाँ पर यही वर्ड्स होते हैं, कुछ और लिखा हुआ होता है तो आपको ऑब्वियसली वही एलिमिनेट करना होगा। तो आपको ये 3 वर्ड्स आपको याद रखने हैं ना। अगेन हार्टशोन ने और एक डिफिनेशन बोली, लिखो, हार्टशोन ने और एक डिफिनेशन बोली, ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे ना तो ये डिफिनेशंस को हम क्यों याद रखते हैं डिफिनेशंस, आपको लगेगा कि ये मुश्किल है, मगर टू ब्यूटिफाई द आंसर आपको ये वाली चीजें इस्तेमाल करना ही करना है, ठीक है ना। तो यू कैन राइट, क्या लिखा आपने, हाँ ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन, डिस्क्रिप्शन को अंडरलाइन करना और एक्सप्लेनेशन को भी अंडरलाइन करना, विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन। एरियल डिफरेंस क्या होती है वो हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस, नेक्स्ट हेटनर, ऑफ द अर्थ सरफेस, क्या लिखा आपने, ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंशिएशन ऑफ द अर्थ सरफेस। नेक्स्ट हेटनर, Hettner, हेटनर, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस, ज्योग्राफी स्टडीज द डिफरेंसेस ऑफ phenomena, geography studies the differences of phenomena usually related in different parts of the earth's surface, usually related in the different parts of the earth's surface। then एक छोटी सी टर्म है, मे बी आपको कभी कभार पूछा जा सकता है, what is geopolitics, what is geopolitics, शाबाश, what is geopolitics, कोई बता सकता है, शाबाश, हाँ लिखो, यस लिखो, इट इज जियोपॉलिटिक्स का मतलब क्या है, इट इज विविंग द स्पेस, SPACE, from the state's point of view, it is viewing the space from the state's points of view, and studies, और स्टडी क्या करता है, studies boundaries, borders, space relations with neighboring countries, space relations with neighboring countries, copy and asal pahan, space relations with neighboring countries, delimitation of constituencies, जो अभी हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में, delimitation of constituencies, elections, delimitation of constituencies, elections, etc। ठीक है, अब हम आगे जाते हैं। अब सुनो, अब हम देखते हैं अर्थ शेप एंड साइज। आप ही मुझे बोलो कि अर्थ की शेप कैसी है और अर्थ की साइज जो है वो कैसा है, ठीक है। हम कहते हैं ना कि आप में से साइंस वाले कितने, साइंस ओके, बस एक ही, आप भी ओके। जैसे कि हम कहते हैं फिजिक्स इज साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ,
Physics is a science which deals with the study of. Chemistry is a science which deals with the study of. Okay. Similarly, we have a science in geography that is called pedology. Pedology. उसको कहते हैं स्टडी ऑफ सॉइल. लेकिन जो प्रोसेस होती है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड पैडोजेनेसिस. हाँ, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जो होती है उसको हम कहते हैं पैडोजेनेसिस. ओके. Similarly, we have a science which deals with this earth shape and size, that is called geodesy. Okay, geodesy. So you can write. ये भी एक साइंस है. Geodesy is a science. Mind my every word. Okay, geodesy is a science which attempts. Geodesy is a science. और स्पीड थोड़ी बढ़ानी होगी आपको, हाँ, क्योंकि आपको आंसर राइटिंग जब करनी होती है ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन लिखने होते हैं और लिमिटेड टाइम में. जो ही आप आराम से लिखते हो ना तो आपके आराम से बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट में आपके छूट जाते हैं, है ना. तो अगर आपने ज़्यादा लिखा ना, आराम करके ज़्यादा से लिखा, आराम से आपको लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको छूट जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं हर किसी क्लास में ये कहता हूँ, अगर आपको 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, बट डोंट राइट 200 वर्ड्स, राइट 150. इफ़ यू राइट 150 यू विल टच 170. अगर आपने दिमाग में रखा कि मुझे 200 लिखने हैं, आप कभी भी 200 पर नहीं रुकेंगे, आप 200 को क्रॉस करेंगे. जो ही आप 200 को क्रॉस करेंगे, आप किसी और टाइम और क्वेश्चन का टाइम इस वाले क्वेश्चन में कंज्यूम करते हो. जो ही आप लास्ट पे पहुंचते हो ना, टाइम खत्म हुआ होता है, आपके 4 या 5 क्वेश्चन भी पेंडिंग होते हैं. तो उसका मतलब है फेल. क्या होता है मतलब? फेल. अब आपको अगर पास होना है तो चालाकी करनी होती है. जब भी आपको पूछा जाता है 200, आपको पूछा जाता है 250, तो 200 ही लिखो. आप 200 पर नहीं रुकेंगे, आप 220 तक जाएंगे. आप बस वही करना है. 30-30, 40-40 अल्फाबेट्स को जो आप टाइम खर्च करते हो ना, वो आप किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज करो, क्योंकि इवैल्यूएटर वहाँ पर गिनने नहीं जाता है कि आपने 200 या 250 बराबर लिखेंगे नहीं लिखें. वो आपका कंटेंट देखता है. ठीक है ना. सो आपने क्या लिखा? जियोडेसी इज अ साइंस विच अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन. जियोडेसी इज अ साइंस which attempts to determine the shape and size by surveys, S-U-R-V-E-Y', by surveys and mathematical calculations, by surveys and mathematical calculations, by surveys and mathematical calculations. ठीक है. तो ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है वो स्फेरिकल है. क्या है? यानी ये जियोडेसी हमें इंडिकेट करता है कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है वो कैसा है? स्फेरिकल है. मगर जो ही हम शेप के बारे में बात करते हैं तो हमें सबसे पहले नजर पड़ती है सर आइजैक न्यूटन. न्यूटन ने क्या कहा? ईयर इज 1687. इस साल उसने क्या कहा? 1687 में न्यूटन ने कहा कि जो भी हमारे पास जो अर्थ है या जो भी बाकी प्लैनेट्स हैं जो हमें राउंड दिखते हैं, दे कैन नेवर बी परफेक्टली स्फेरिकल. न्यूटन ने कहा जो हमारे पास अर्थ है या अर्थ के साथ साथ जितने भी बाकी प्लैनेट्स हम देखते हैं, दे कैन नेवर बी कंप्लीटली स्फेरिकल. नेवर. उसका अपना व्यू पॉइंट था, अपना कुछ ऑब्जर्वेशन थी. उन्हीं ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उसने कहा कि अर्थ जो है वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं हो सकती है. तो 1687 में कहा कि राउंड अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स कैन नेवर बी कंप्लीटली स्फेरिकल. जो अब तक, जब तक इसने डिफिनेशन बताई ना, ये कॉन्सेप्ट बोला, तब तक सबों की दिमाग में स्फेरिकल 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 था. लेकिन जो ही न्यूटन आया, इसने माइंडसेट को चेंज किया. इसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, उन ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर उसने कहा कि राउंड अर्थ जो है ये कभी भी स्फेरिकल नहीं हो सकती. उसका अपना था, अपना व्यू पॉइंट था. मैं नहीं कहता हूं कि ही इज द राइट और ही इज द परफेक्ट पर्सन रिगार्डिंग दिस शेप ऑफ अर्थ. ये उसका अपना व्यू पॉइंट था. फॉर एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे स्कॉलर्स आते हैं, वो अपना व्यू पॉइंट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, IAS में एक बार क्वेश्चन आया था, आई थिंक इट इज इन 90s, तब 20 साल ज़्यादा हो गए.
तो तब कोई ना कोई क्वेश्चन तब भी फैक्चुअल आता था। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन था, मुझे आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक इट इज़ 996 और 990 कुछ है। तो वहाँ पर लिखा था हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल। ये आया था एक बार क्वेश्चन। हालांकि हमें लगता है बहुत ईजी है, लेकिन तब ये बहुत ईजी था, 20 साल पहले ही मुश्किल था। आज हमें सोर्सेज हैं, इसलिए हमें आज पता है, इसलिए हम कहते हैं क्या ये ईजी है। लेकिन तब ये जो चीज़ थी, ऐसी चीज़ें जो थी, ये अवेलेबल मटेरियल नहीं था, इसलिए वहाँ उस टाइम पर ऐसा क्वेश्चन मुश्किल था। आज हमें लगता है इट इज़ वेरी इजी। सो फर्स्ट पर्सन who said that the earth is spherical, it is Aristotle। नहीं, Aristotle। आपने आई नो आपने जो किताब लाई होगी, जो आपके पास होगी, वो होगी लूसेंट। हाँ 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 90s 2006 तक एडिट होगी एनसीईआरटी। तो और दूसरी बात ये भी है कि अगर आप जो बुक्स लाते हो जनरल नॉलेज बुक्स, वहाँ में बहुत कुछ, वहाँ पर आप ये भी लिखोगे कि जो थेल्स होगा या हिकेटस के बारे में लिखा होगा, फादर ऑफ ज्योग्राफी, है ना। लेकिन अगर आप 11th क्लास की एनसीईआरटी निकालेंगे, वहाँ पर लिखा है, पहले ही चैप्टर में लिखा है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, वहाँ पर लिखा है एरिस्टोस्थेनेस जो है ही इज़ अ फादर ऑफ ज्योग्राफी। सो जो कंक्रीट सोर्स जो है उसी को कंसिडर करना चाहिए। ओके, द फर्स्ट पर्सन हु सेड द शेप ऑफ अर्थ इज, अब अभी आप गूगल करेंगे, गूगल में कुछ और लिखा होगा, इसलिए गूगल नहीं चलता यूपीएससी में। यूपीएससी में सबसे पहले एनसीईआरटी चलती है, एनसीईआरटी के बाद ऑथेंटिक सोर्स चलता है, ठीक है। सो फर्स्ट पर्सन हु सेड द शेप ऑफ अर्थ इज स्फेरिकल, एंड द फर्स्ट पर्सन हु सेड द शेप ऑफ अर्थ इज, ये है स्फेरिकल, और फर्स्ट पर्सन हु सेड द शेप ऑफ अर्थ इज राउंड, इट इज फर्डिनेंड मैगेलन। फर्डिनेंड मैगेलन जो है ये पोर्चुगीज साइंटिस्ट था, ये था ग्रीक, एरिस्टोटल वाज ग्रीक, और ये था पोर्चुगीज यानी पुर्तगाल का साइंटिस्ट था, जिसने कहा कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल नहीं है बल्कि वो राउंड है। इसने अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली, उसने अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली, हर किसी ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन निकाली। इसीलिए एक बंदा आया था जिसका नाम था बंगे। क्या था नाम? बंगे। उसने कहा कि राइट जी, हाँ, मैगलन, ये था पोर्चुगीज का, पुर्तगाल। ओके, उसने कहा कि द शेप ऑफ अर्थ इज, बहुत सारे साइंटिस्ट आए इसके बाद में, उन्होंने भी कहा राउंड, लेकिन पहला बंदा जो था जिसने कहा कि राउंड है वो था, और पहला बंदा जो था जिसने कहा कि स्फेरिकल वो था एरिस्टोटल। ओके, इसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट आए, किसी ने कहा कि हाँ इट इज स्फेरिकल, किसी ने सपोर्ट किया हाँ ये राउंड, ये स्फेरिकल कभी नहीं हो सकती है लाइक न्यूटन, किसी ने कहा कि नहीं इट इज राउंड लाइक फर्डिनेंड मैगेलन। तो हर किसी के बाद कोई ना कोई साइंटिस्ट आया जिसने इसको सपोर्ट किया, लेकिन हर कोई साइंटिस्ट आया किसी साइंटिस्ट के बाद जिसने इसको निगेट किया, सपोर्ट भी किया, निगेट भी किया। तो इस तरह हम देखते हैं एक फेमस स्कॉलर भी है, उसका नाम है बंगे, BUNGE। उसने कहा कि साइंस इज द डेडली, ये टेस्ट पेपर में आया था ये क्वेश्चन, है ये किसने कहा था मुझे ना, जब मैंने टेस्ट सीरीज दी थी तो मुझे ये क्वेश्चन आया था, साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस, साइंस इज द डेडली एनिमी ऑफ यूनिकनेस। ठीक है ना। लेकिन जब हम आज देखते हैं किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा, ओके, तो आज हम बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हम कहते हैं कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है ना, इट इज़ मोर स्फेरिकल देन द थिंग्स, देन द ऑब्जेक्ट्स with which we come in contact in our daily lives। फॉर एग्जाम्पल फुटबॉल, फॉर एग्जाम्पल वॉलीबॉल खेलते हैं ना हम हर रोज़ उनके साथ, तो वो कितनी स्फेरिकल है, अच्छी स्फेरिकल है ना, उससे भी अच्छी स्फेरिकल हमारी अर्थ है, ये आज मॉडर्न साइंस कहती है। सो यू कैन राइट मॉडर्न साइंस सेज अर्थ इज मोर स्फेरिकल, मॉडर्न साइंस सेज अर्थ इज मोर स्फेरिकल देन द थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, Earth is more spherical than the things or objects with which we come in contact
नहीं, मैं फास्ट नहीं जा रहा हूँ, आप स्लो लिखते हैं। मैंने पहले ही कहा ना कि आपको राइटिंग करने की बहुत प्रैक्टिस करनी है, तेज़ लिखने की, अदरवाइज आपके क्वेश्चन छूट जाएंगे। चलो, क्या लिखा आपने? क्या लिखा? अर्थ? नहीं, सारा बोलो पहले से। जरा क्या लिखा? आप कहाँ छूट गई बेटा? More spherical than the things or objects, than the things or objects with which we come in contact, with which we come in contact in our daily lives, in our daily lives, like in our daily lives, like volleyball, football, etc. ठीक है, इसी मॉडर्न साइंस ने क्या कहा कि अगर ये मोर स्फेरिकल है देन द ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स विद विच वी कम इन कॉन्टैक्ट इन अवर डेली लाइव्स, यानी उससे भी ज्यादा स्फेरिकल है, तो इसीलिए मॉडर्न साइंस ने कहा कि जो शेप ऑफ अर्थ जो है वो है जियोइड। क्या है ये? जियोइड। यानी जियो, ओ को एक बार इसके साथ पढ़ो, ओ को एक बार इसके साथ पढ़ो। जियो का मतलब है अर्थ, जो मैंने आपको पहले ही सेंटेंस बोला था। ऑइड का मतलब है शेप, तो जियोइड का क्या मतलब है? शेप ऑफ अर्थ, शेप ऑफ अर्थ। ठीक है ना? तो शेप ऑफ अर्थ कैसी है? अर्थ की जैसी। सो हम कहते हैं यूनिकली अर्थ लाइक। अब अर्थ कैसी है? मैं कहता हूं कि जियोइड का मतलब है शेप ऑफ अर्थ, यानी अर्थ जैसी। अब अर्थ कैसी है? मैं कह रहा हूं आपको कि वो बंदा जो है वो उसके जैसा है। किसके जैसा है? वो तो बोलना है किसके जैसा है ना? तो हम अक्सर तौर पर आप नहीं बोलते हैं कि जब आप फ़ोन करते हो फिर आप फ़ोन पर उसको बोलते हो कि आज सोजी ये नहीं बोलते हैं हम, आज सोजी ये क्या मतलब होता है? उसको क्या पता है? आप क्या बताते हो? सो यूनिकली अर्थ लाइक का मतलब है जियोइड। अब हम जियोइड को कैसे डिफाइन करेंगे? फिर हम पूछते हैं शेप ऑफ अर्थ, फिर हम पूछते हैं यूनिकली ऑफ अर्थ लाइक। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे? कि राइट, जियोइड इज अ स्फीयर, जियोइड इज अ स्फीयर through the mean height. Geoid is a sphere. Geoid is a sphere through the mean height and mean depth. Through the mean height and mean depth of average mean sea level. Average mean sea level. एवरेज मीन सी लेवल। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ बनाएंगे यहां पर, दिस इज अर्थ, ओके। अब अर्थ जो है पहले हम ये बोल रहे थे कि ये राउंड है, उसके बाद हमने स्फेरिकल बोला, ऑब्लेट स्फेरॉइड का कॉन्सेप्ट आया वगैरह वगैरह। लेकिन जो मॉडर्न साइंस इट इज लाइक जियोइड। जियोइड को हमने डिफाइन किया कि जियोइड है क्या। अब अगर आपको विद द हेल्प ऑफ मैप या इमेज के जरिए से अगर आपको अपने आप को समझाना है तो क्या बताएंगे आपको? फॉर एग्जाम्पल ये अर्थ है, ओके। अर्थ पर क्या है? अर्थ पर ओशन भी है ना नीचे, अर्थ पर पहाड़ भी है ना ऊपर। तो पहाड़ों को मैं थोड़ा बाहर बनाता हूं ऐसे करके, है ना। आप ना समझना कि पहाड़ ऐसे है, आप समझना पहाड़ ऐसे है, इस पर, है ना। समंदर बिल्कुल नीचे है, तो समंदर जो है बिल्कुल नीचे है। फिर कोई और फिजिकल फीचर है, फिर पहाड़ है, फिर ऐसे करके ऐसे करके। तो यही शेप है असल में किसकी? अर्थ की। अब आप कहोगे सर आपने ये क्या बनाया? मैं कह रहा हूं कि इट इज 2D, कंसिडर इट एज अ 3D। अगर आपने पहाड़ को ऐसे बनाया तो पहाड़ ऐसे समझो, अगर आपने ऐसे बनाया समंदर को अंदर समझो, ठीक है, समुद्र को नीचे समझो। तो यही शेप है असल में किसकी? जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम जियोइड कहते हैं। कहीं पहाड़ है, कहीं हिल्स हैं, कहीं समंदर हैं, कहीं ओशन है, कहीं कुछ और है। तो कहीं ऊपर है, कहीं नीचे है। एवरेज मीन सी लेवल, जो मैंने भी लिखवाया आपको, ठीक है ना। तो दिस इज द शेप ऑफ अर्थ। अब आप बताओ कि शेप ऑफ अर्थ जो है ये कैसी है। अब हमें देखना है शेप ऑफ अर्थ कैसी है, क्योंकि हमें पता है
because of, with the help of science, with the help of technology, we are seeing and it has been calculated, जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली स्पिन करती है, करती कि नहीं करती है, जिसको हम कहते हैं रोटेशन, है ना। तो अर्थ जो है वो क्या करती है। सो हम लिखते हैं पहला सेंटेंस, हम लिखते हैं अर्थ जो है, अर्थ इज स्लाइटली व्हाट, मिसशेप्ड। अर्थ इज स्लाइटली, थोड़ी बहुत इसमें लगता है कि मिस प्रॉपर शेप नहीं है। प्रॉपर समझते हो, प्रॉपर मतलब जिस तरह आप मैथ्स में पढ़ते हो ना सर्कल, वो प्रॉपर है। आप पढ़ते हो ना स्क्वायर, वो प्रॉपर है। आप पढ़ते हो ना रेक्टेंगल, वो प्रॉपर है। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ते हो सर्कल, आप पढ़ते हो स्क्वायर, आप पढ़ते हो रेक्टेंगल, आप पढ़ते हो ट्रायंगल, ये प्रॉपर शेप्स हैं किसमें, मैथ्स में। लेकिन जो अर्थ है ना तो वो सर्कल जैसी है, ना तो स्क्वायर जैसा है, ना तो रेक्टेंगल जैसा है, ना तो ट्रायंगल जैसा है, ना तो किसी और जैसा है, बल्कि वो स्लाइटली मिसशेप्ड है। कितना है, स्लाइटली मतलब थोड़ा बहुत मिसशेप्ड है। तो पहला पॉइंट आप लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, सो यू कैन राइट इट इज फ्लैटेनड, इट is flattened, right, it is flattened at polar diameter, it is flattened at polar, polar समझते हो, पोल एरिया, diameter 12,714 किलोमीटर्स। इसी तरह bulging at equatorial diameter 12,757 kilometer. So what is the difference? What is difference? 43. So 43 जो है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ यहाँ से लेके 43 किलोमीटर कोई प्लेस है, यानी करानगर से लेके प्लेस एक्स जो है, द डिस्टेंस इज 43 किलोमीटर। हमें लगता है ये बहुत ज़्यादा है ना, लेकिन अर्थ के मामले में ये बहुत कम है कि नहीं है। अर्थ एज ए होल हम देखते हैं तो यहाँ पर ये डिफरेंस जो है ये बहुत माइन्यूट है, इसलिए हम कहते हैं इट इज स्लाइटली मिसशेप्ड, थोड़ी बहुत इसमें गड़बड़ है। मगर ये गड़बड़ क्यों है, यू कैन राइट रीजन, बिकॉज ऑफ स्पिनिंग, बिकॉज ऑफ स्पिनिंग का मतलब है बिकॉज ऑफ रोटेशन। अब रोटेशन कैसे, कितना टाइम लगता है एक रोटेशन में, 24 आवर्स, है ना। 24 आवर्स में एक रोटेशन, लेकिन कैसे रोटेशन करती है, याद रखना, वेस्ट टू ईस्ट, डोंट राइट ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है भाई, ये नहीं लिखना बल्कि ये लिखना वेस्ट टू ईस्ट। अब आप मुझे सवाल पूछ सकते हैं कि सर व्हाई इट रोटेट्स वेस्ट टू ईस्ट, और यू कैन राइट ये वेस्ट टू ईस्ट तो है, लेकिन साथ साथ में आप एंटी क्लॉक वाइज भी लिख सकते हो। अब आप कहोगे सर वेस्ट टू ईस्ट क्यों है, एंटी क्लॉक वाइज क्यों है, ईस्ट वेस्ट क्यों नहीं है, क्लॉक वाइज क्यों नहीं है। सो देयर इज नो आंसर फॉर दैट बिकॉज नोबडी हैज प्रूव्ड सो फार। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं ना, ये कौन सा टाइम है, जो भी टाइम होगा ना, तो अभी तक मैं कह रहा हूं कि आज तक सो फार नोबडी हैज प्रूव। मे बी अगर मैं यहां से बाहर निकला अभी टाइम के बाद, मे बी अगर कुछ आएगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स डेली पढ़ता हूं, तो अगर कुछ आएगा तो मैं आपको ऑब्वियसली कल बोलूंगा। लेकिन जो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, सो फार नोबडी हैज प्रूव्ड कि व्हाई अर्थ रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज और फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, व्हाई नॉट फ्रॉम दिस टू दैट। अब आप कहोगे सर मजहब में ऐसे लिखा है, आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मजहब में ऐसे लिखा ऐसे लिखा है। देखो मजहब के बुनियाद पर आपको क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे, अगर आएंगे भी आपको आंसर अपने मजहब के साथ कभी भी नहीं लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन ही इज फ्रॉम सिख कम्युनिटी, देयर इज अ पर्सन ही इज फ्रॉम हिंदू कम्युनिटी, देयर इज अ पर्सन ही इज फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी, देयर इज अ पर्सन ही इज फ्रॉम ज़ोरेस्ट्रियन कम्युनिटी, देयर इज अ पर्सन ही इज फ्रॉम क्रिश्चियन कम्युनिटी। अब जब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन जो था आंसर ए बी सी और डी, मुस्लिम के हिसाब से ए ऑप्शन सही है, क्रिश्चियन के हिसाब से डी ऑप्शन सही है। अब मुस्लिम अपने हिसाब से करेगा, क्रिश्चियन अपने हिसाब से करेगा, मे बी चलो ठीक है हिंदू और सिख के हिसाब से कोई ऑप्शन नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, एक ही होगा ना। अब वो कौन सा है, वो मजहब की बुनियाद पर हमें
कभी भी आंसर नहीं देना है। मज़हब जो है ठीक है, अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यूपीएससी जो है, चाहे आपको जेकेपीएससी है या एसएसबी जो भी हैं, वो कभी भी आपका ऑप्शन नहीं मानेंगी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। वो आपको हमेशा मानेगी ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक प्रूफ्स। फिर वो प्रूफ्स मज़हब से मिलते हैं नहीं मिलते हैं, दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, लेकिन आपको कभी भी सवाल नहीं पूछे जाएगी ऑन द बेस ऑफ रिलीजन। आपको हमेशा सवाल को जवाब देना है ऑन द बेस ऑफ साइंटिफिक प्रूफ। ठीक है ना? चलो, यहां तक क्लियर सबको? चलें आगे। अब डिफरेंस कितना है? 43। अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिफरेंस इन परसेंटेज, निकालो व्हाट इज डिफरेंस इन परसेंटेज। 43 इज द डिफरेंस, बट 43 इज व्हाट परसेंट ऑफ डिफरेंस? 43 जो है आपको लिखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन परसेंटेज। हम मैट्रिक में सारे पास हो गए हैं ना, तो कैसे निकालते परसेंटेज? आजकल ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड आता है, लेकिन जब हमारा ज़माना था तब हमें मार्क्स हुआ करते थे, तब हमें परसेंटेज निकालनी होती थी। तो जब आप टेंथ में जब आप पास हो गए थे, तो टेंथ में जब आपको मिले थे 500 में मार्क्स, कितने में से, तो कितने मार्क्स आए थे आपको? रफली मानो कि 300, आपको 300 आए हैं। अब आपको परसेंटेज निकालनी है, तो कैसे निकालते हैं? डिवाइड बाई 500 इंटू, क्योंकि परसेंट निकालें तो हमेशा मल्टीपल करते हैं 100, ये है ना? तो यहां पर आप कैसे करेंगे? डिवाइड बाई व्हाट? किसको? 43 डिवाइड बाई कैसे? जब भी परसेंट निकालते तो मल्टीपल करते हैं ना 100, तो डिवाइड क्यों करेंगे 100? चलो, टोटल डिफरेंस इज 43। आपने 500 को क्यों डिवाइड किया? बिकॉज इट इज द लार्जर नंबर, सो रेफरेंस शुड बी, मैं यहां पर लिखता हूं नोट, रेफरेंस जो है, रेफरेंस शुड बी, सॉरी, लार्जर नंबर शुड बी ऑलवेज टेकन एज रेफरेंस नंबर। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको 43 है, 43 लार्ज नंबर क्या है? 7,000, सॉरी शाबाश, 12,750 इंटू 100, तो वो कितना आता है? 0.03% और 0.3% आता है वो डिफरेंस। तो यहाँ पर मुझे मैथ्स नहीं सिखाना था, यहाँ पर मुझे ये देखना था कि आपको परसेंटेज कितनी अच्छी है। ठीक है? ठीक है ना? हर किसी सब्जेक्ट को जब हम पढ़ते हैं ना, वी यूज अप्रोच। सिमिलरली हमने 2 अप्रोच इस्तेमाल किए हैं ज्योग्राफी को समझने के लिए। व्हाट आर दोज 2 अप्रोच? शाबाश। हर किसी सब्जेक्ट में हम अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट है उसमें हम अप्रोच यूज करते हैं। सिमिलरली हमने अप्रोच किया है यूज ज्योग्राफी में। टू स्टडी द ज्योग्राफी देयर आर 2 अप्रोच। वन अप्रोच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एंड सेकंड इज कॉल्ड रीजनल अप्रोच। सो यू कैन राइट systematic. 2 approaches are used to study the geography. One is called a systematic and second is called regional approach. Systematic approach जो है, it is given by Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Systematic approach is given by Alexander von Humboldt. और जो रीजनल अप्रोच है, इट इज गिवन बाय कार्ल रिटर। von, VON, Humboldt, HOMBOLDT. This is given by Karl Ritter. Or both the two were German geographers. याद रखना, both the two were German geographers. आप ऐसे कितने इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं? इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन ग्रेजुएशन और इकोनॉमिक्स इन पीजी इन इकोनॉमिक्स, सॉरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं, इकोनॉमिक्स में आपको 2 चीज़ें हैं। एक आप पढ़ते हो माइक्रो, पढ़ते हो ना, दूसरा आप पढ़ते हो मैक्रो।
माइक्रो किसके साथ डील करता है? इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल इकोनॉमी के साथ, है ना? करता कि नहीं करता है? या हम कहते हैं फैमिली के साथ, करता कि नहीं करता है? या हम कहते हैं हाउस होल्ड के साथ, ये कहते हैं ना। लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते हैं, यानी इसका मतलब है कि माइक्रो इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करता है, लेकिन मैक्रो जो है वो हाई लेवल पर, यानी नेशनल इकोनॉमी जो है, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट जो है, फॉर एग्जांपल पॉवर्टी जो है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन जो है, ये चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। सिमिलरली आप इसको मैच कर सकते हो सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच के साथ। जो सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब है ओवरऑल स्टडी करना, ओवरऑल स्टडी ऑफ टोपोग्राफी, ओवरऑल स्टडी ऑफ टोपोग्राफी। और रीजनल का मतलब है स्मॉल स्केल पर स्टडी करना। रीजनल मतलब स्मॉल स्केल। समझ में आ रहा है? सिस्टमैटिक अप्रोच मतलब ओवरऑल स्टडी करना, जो भी फिजिकल फीचर्स आपके सामने उसको ओवरऑल स्टडी करना। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर दे सकता हूं, फॉर एग्जांपल अगर आपको वेजिटेशन आपको पढ़नी है, मैं एग्ज्यूम कर रहा हूं वेजिटेशन, तो आप पूरी दुनिया की वेजिटेशन देखते हो, लेकिन अगर आपको यहां पर भी वेजिटेशन पढ़नी होगी तो आप वेजिटेशन को पहले क्लासिफाई करेंगे। इक्वेटोरियल को अलग निकालेंगे, ट्रॉपिकल को अलग निकालेंगे, एवरग्रीन को अलग निकालेंगे, डेसिडुअस को अलग निकालेंगे, है ना? फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर वेजिटेशन स्टडी करनी है और यहाँ पर वेजिटेशन स्टडी करनी है, आप पूरी दुनिया की वेजिटेशन एक टाइम ही स्टडी करेंगे, ओवरऑल मैक्रो कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर आपको वेजिटेशन यहाँ पर स्टडी करनी होगी तो आप अलग से निकालेंगे एवरग्रीन, आप अलग से निकालेंगे डेसिडुअस, आप अलग से निकालेंगे थॉर्नी, आप अलग से निकालेंगे बुशेस, है ना? तो उनको अलग अलग लेवल पर आपको अलग अलग पर स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ओवरऑल स्टडी करते हैं। दैट इज कॉल्ड अ सिस्टमैटिक अप्रोच एंड दिस इज कॉल्ड अ रीजनल अप्रोच। सिस्टमैटिक अप्रोच इज गिवन बाय अलेक्जेंडर वन humboldt एंड रीजनल अप्रोच इज गिवन बाय कार्ल रिटर। सो लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, वन इज कॉल्ड डुअलिज्म। What is dualism? Dualism is two. So you can write dualism is one of the main characteristics. Dualism is one of the main characteristics of geography which got introduced from the very beginning, full stop. This dualism which got introduced from the very beginning, full stop. This dualism depends on the aspect, emphasized in the study, full stop. Earlier scholars laid emphasis on physical geography. हो गया एक, मगर आजकल ड्यूअलिज्म है। अर्लियर जोग्राफर्स लेड एम्फेसिस ऑन फिजिकल ज्योग्राफी, फुल स्टॉप। बट ह्यूमन बींग्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस। Integral part of Earth's surface, full stop. They are part and parcel. They are part and parcel of nature. They are part and parcel of nature, full stop. They also have contributed through their through their cultural development, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कल से 2.5 घंटे की क्लास रहेगी। इसका मतलब ये है कि
कि ज्योग्राफी में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक हम फिजिकल फीचर भी पढ़ते हैं, साथ साथ में हम ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। इसीलिए एरिस्टॉटल ने भी यही कहा था कि अगर आपको स्टडी करनी है ज्योग्राफी तो इट शुड बी स्टडीड एज द होम ऑफ मैन। अब देखो क्या है कि मैप को कैसे हमें स्टडी करनी है, मैप को कैसे हमें देखना है, तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। फॉर एग्जाम्पल माउंटेन रेंज किस कंट्री कॉन्टिनेंट में है, किस कंट्री में है और किस किस जगह पर है। इसी तरह आपको माउंटेन पीक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एटलस के बारे में। ओके, देन यू कैन गो फॉर ग्लेशियर्स। आप देखो रिवर सिस्टम, लेक्स, वेटलैंड्स, वाटरफॉल्स, डैम्स एंड रिजर्वियर्स, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, सॉइल्स, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज, हेरिटेज साइट्स, रिलीजियस सेंटर्स या टूरिस्ट प्लेसेस, नेशनल हाईवेज, नेशनल वाटरवेज, रेलवे जोन्स, सेंसस के बारे में, सेक्स रेशियो वगैरह वगैरह के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ट्राइब्स, नेचुरल वेजिटेशन, इसके बारे में क्वेश्चन आता है इन्वायरमेंट साइंस में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। अच्छा, आइलैंड्स, पोर्ट्स, रिफाइनरीज, पाइपलाइंस, प्लेस इन न्यूज़। और उसके बाद ये वर्ल्ड मैपिंग जो है, जो कॉन्टिनेंट्स मैंने यहाँ पर 6 लिखे हैं, उसके बाद मैंने लिखा है प्लेसेस इन न्यूज़। आप देखो प्लेस इन न्यूज़ के बारे में क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल मैप के रिलेटेड। उसके बाद है जैसे कि इक्वेटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल एक्सेट्रा। एक्सरसाइजमेंट से प्राइम मेरिडियन लिखा है, हाँ प्राइम मेरिडियन भी लिखा है, किस किस कंट्री से जाता है, किस किस वाटर बॉडी से जाता है। तो ये चीज़ें जो है, ये चीज़ हमें यहाँ पर सब कुछ डिस्कस करना है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी। अभी मैं पहुँचा नहीं इंडियन ज्योग्राफी पर, अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट पर हूँ। मैं भी कल में पहुँच सकता हूँ। तो आप क्या करेंगे, आप प्लीज़ घर में भी पढ़ के आएगा इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना। फिलहाल के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ इंट्रोडक्शन, लेकिन उसके बाद जो भी चीज़ें आती हैं आप कम से कम जो भी मैंने यहाँ पर लिस्ट लिखा बुक्स का, वो आप प्लीज़ पढ़ के आएंगे, ठीक है। करो भाई। करो भाई।